Good morning, everyone. Myself, Dr. Shweta Acharya, and today we are going to discuss about structure and bonding. स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। हाइपर कॉन्जुगेशन मीन्स अति संयुग्मन। हमने देखा है कि एल्काइल ग्रुप का जनरली जो इफ़ेक्ट होता है वो होता है प्लस आई इफ़ेक्ट या फिर पॉजिटिव इंडक्टिव इफ़ेक्ट होता है। इंडक्टिव इफ़ेक्ट को आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका अर्थ ये है, पॉजिटिव प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट का अर्थ है कि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में एल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति किस तरह से है। तो हम जानते हैं कि एल्काइल ग्रुप जो है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में अपने इलेक्ट्रॉन देने की अधिक प्रवृत्ति रखता है। इसे हम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो जनरली नॉर्मली जो इसका ट्रेंड है इंडक्टिव इफेक्ट का वो इस तरह से होता है। ये जो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है इसमें क्योंकि 3 CH3 ग्रुप है तो ये 3 CH3 ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को देंगे। इसी तरह से आइसोप्रोपाइल ग्रुप में 2 CH3 ग्रुप है जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। एथाइल में 1 CH3 ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन देगा और अगर मिथाइल में 1 CH3 ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है। तो जो जनरल ट्रेंड्स हैं वो टर्शरी ब्यूटाइल की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को देने की देन आइसोप्रोपाइल ग्रुप। लेकिन जब ये एल्काइल ग्रुप किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम से अटैच होते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड से या बेंजीन न्यूक्लियस से ये अटैच होते हैं, तो ये ऑर्डर इनका रिवर्स हो जाता है, यानी कि इसका बिल्कुल अपोजिट ऑर्डर हमें देखने को मिलता है। इसे हम किस तरह से समझा सकते हैं कि यहाँ पर ओवरलैप होता है CH बॉन्ड के सिग्मा ऑर्बिटल के बीच में और C डबल बॉन्ड C के पाई ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है, जिस तरह से पाई P और पाई पाई ओवरलैपिंग होती हैं मेसोमेरिज्म और कॉन्जुगेटिव इफेक्ट में। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो जाता है सिग्मा पाई या सिग्मा P ओवरलैपिंग के द्वारा, जो कि हम इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर P इलेक्ट्रॉन है या पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। इनकी ओवरलैपिंग हो रही है सिग्मा और पाई या फिर सिग्मा P ऑर्बिटल्स के साथ में ओवरलैपिंग होने के कारण हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट आता है। ये जो फिनोमिना है ये ऑब्जर्व की जाती है प्रोपीन, टॉलुइन, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल आदि में। तो इनमें जो रेजोनेटिंग फॉर्म्स बनती हैं वो इस तरह से बनती हैं। हम ये एक एग्जांपल ले रहे हैं जहाँ पर कि अनसैचुरेशन है और साथ में कार्बन जुड़ा हुआ है। अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ जो कार्बन है उसमें 3 हाइड्रोजन्स हैं। हम कह सकते हैं यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं जो कि डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन पर हैं। तो इसकी जो सेकंड रेजोनेटिंग फॉर्म बन रही है वो बन रही है सिग्मा P या फिर सिग्मा पाई ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के द्वारा। तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये जो कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट होकर के यहाँ डबल बॉन्ड बना रहे हैं और हाइड्रोजन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। हम यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन यहाँ विदाउट एनी बॉन्ड यहीं इसी पोजीशन पर स्थित होता है। तो इस तरह की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं इसे हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसी तरह से हम टॉलुइन में देख सकते हैं। टॉलुइन में बेंजीन रिंग से CH3 ग्रुप है, यानी कि यहाँ जो अनसैचुरेशन है डबल बॉन्ड है उसके पास जो कार्बन है उसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, जिससे कि डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं। ये वाला बॉन्ड टूट करके यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है वो यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन दे करके कार्बन के साथ में बेंजीन रिंग कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रही है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन दे चुका है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब नेगेटिव चार्ज है वो पूरी रिंग में
मूव कर रहा है। तो एक तो स्ट्रक्चर Ca बन गई, नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी दूसरे हाइड्रोजन के साथ में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसी तरह से, और नेक्स्ट बनेगी तीसरे हाइड्रोजन के साथ में, ये डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं। तो ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं वो सिग्मा पी ओवरलैपिंग के कारण बन रही है, और हम देख रहे हैं यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है। इस कारण से इसे हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन इज आल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से हटता नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती है, बल्कि ये रेजोनेटिंग फॉर्म्स हैं जो कि मॉलिक्यूल के एक्चुअल स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूट करती हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इन एल्काइल ग्रुप्स में जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसका विपरीत प्रभाव यहाँ पर हम देख सकते हैं। जैसे कि CH3 जो है वो अधिक इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है, और इथाइल ग्रुप के कंपैरिजन में, आइसोप्रोपाइल ग्रुप के कंपैरिजन में, और टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप के कंपैरिजन में। इसका कारण हम ये बता सकते हैं कि डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पर, अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन्स हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, उतनी ही इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, और उतनी ही ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, और हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति भी ज़्यादा होगी। इसमें हम देख सकते हैं CH3 के पास में 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, जबकि यहाँ पर एथाइल ग्रुप में जो डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन है, अल्फा कार्बन, उसमें 2 हाइड्रोजन्स हैं। और इसके बाद में आइसोप्रोपाइल में हम देखें डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन में एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, और टर्शरी ब्यूटाइल में तो एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि यहाँ कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी CH3 ग्रुप में, जब ये जुड़ा होगा अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ में। तो इस तरह से इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम देख सकते हैं, और हम क्या कह सकते हैं कि मिथाइल ग्रुप जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देता है बाय नो बॉन्ड रेजोनेंस, जबकि और एल्काइल ग्रुप्स में अगर हम देखें, जैसे कि इसमें देखें, तो ये कम होता जाता है, क्योंकि यहाँ पर CH बॉन्ड जो है वो कम होते जा रहे हैं। 3 CH बॉन्ड है या 2 है, यहाँ 1 CH बॉन्ड है, और यहाँ पर एक भी CH बॉन्ड नहीं है। इसलिए मिथाइल ग्रुप जो है वो सबसे प्रबल इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, और टर्शरी ब्यूटाइल जो है वो सबसे वीक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले दिया गया था बेकर और नाथन के द्वारा, इसलिए इस इफ़ेक्ट को हम बेकर एंड नाथन इफ़ेक्ट भी कहते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन कितने प्रकार का होता है। 2 तरह के हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। सबसे पहले है सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड अदर इज आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सबसे पहले हम लेते हैं सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन। सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन में इसे हम उत्सर्ग अतिसंयुग्मन भी कहते हैं। तो इस प्रकार के जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर चार्ज का सेपरेशन होता है, किंतु जो मेन स्ट्रक्चर होती है, मुख्य संरचना होती है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उसमें तो चार्ज सेपरेशन हो रहा है, लेकिन मेन स्ट्रक्चर पे कोई चार्ज सेपरेशन यहाँ पर नहीं होता है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं हम टॉलुइन में मेन स्ट्रक्चर में नो चार्ज सेपरेशन, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पर चार्ज का सेपरेशन होता है। दिस इज नॉन एज सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट इज आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन, या इसे हम सम संयोजक हाइपर कॉन्जुगेशन अतिसंयुग्मन भी कहते हैं। तो इस प्रकार के हाइपर कॉन्जुगेशन में मुख्य और अनुनादी दोनों ही संरचनाओं में चार्ज का सेपरेशन होता है। जैसे कि हम इस तरह से इसको बता सकते हैं, फ्री रेडिकल्स और कार्बोनियम आयन में हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मेन स्ट्रक्चर में भी यहाँ पर जो फ्री रेडिकल है उसमें चार्ज सेपरेशन है, इलेक्ट्रॉन का सेपरेशन है, और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का सेपरेशन हो रहा है। इसी तरह से कार्बोकैटायन में भी हम देख सकते हैं, ये मेन स्ट्रक्चर है, चार्ज सेपरेशन हो रहा है,
और जब हाइड्रोजन के साथ में रेजोनेंस है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस नो बॉन्ड रेजोनेंस वाले स्ट्रक्चर में भी चार्ज का सेपरेशन हो रहा है। अब हम देखते हैं कि इसके क्या सिद्धांत है हाइपर कॉन्जुगेशन के, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड अप्रोच और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच दोनों के आधार पर ही हम हाइपर कॉन्जुगेशन को समझा सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं वैलेंस बॉन्ड अप्रोच। इस वाली अप्रोच में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है या इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है, और इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन के द्वारा कई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं। जैसे कि हम इसमें देखें प्रोपीन में इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये यहाँ पर नो बॉन्ड रेजोनेंस, जो कि तीनों अल्फा हाइड्रोजन्स के साथ में ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन रही है। और जो प्रोपीन है खुद, वो इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। सेकेंड जो अप्रोच है दैट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, कार्बन हाइड्रोजन के जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो पास वाले कार्बन के पाई बॉन्ड से जो है वो अतिव्यापन करते हैं और डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इस तरह से ये जो कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो पास वाले कार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ में अतिव्यापन करके, ओवरलैपिंग करके डीलोकलाइज्ड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम देखते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन के क्या प्रभाव पड़ते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो बहुत सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को प्रभावित करता है डिफरेंट कंपाउंड्स में। तो हम एक एक करके, जैसे कि इनकी बॉन्ड लेंथ है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, मिथाइल ग्रुप का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है और डाइपोल मूवमेंट्स, इन सब पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर हाइपर कॉन्जुगेशन का प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बॉन्ड लेंथ को ये किस तरह से प्रभावित करता है। हम देखें प्रोपीन का हम एग्जांपल लेते हैं, जिसमें कि हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाता है क्योंकि डबल बॉन्ड के पास में जो अल्फा हाइड्रोजन है वहाँ पर 3 अल्फा कार्बन है, वहाँ पर 3 हाइड्रोजन्स हैं, यानी कि इस मॉलिक्यूल में 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं जो कि नो बॉन्ड रेजोनेंस को बताएंगे। तो प्रोपीन में अगर हम देखें तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.48 एंगस्ट्रॉम है, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ है 1.35 एंगस्ट्रॉम। जबकि एथेन में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ है 1.34 एंगस्ट्रॉम। तो ये हम बता सकते हैं कि यहाँ पर क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए जो ये सिंगल बॉन्ड था इसमें थोड़ा सा डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, और ये जो डबल बॉन्ड है इसमें थोड़ा सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। इस कारण से जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो ये हम हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन का प्रभाव पड़ता है। अगर हम एथीन में देखें, दैट इज़ CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन में देखें तो हम देखते हैं एथीन में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो 32.8 किलो कैलोरी पर मोल है, जबकि प्रोपीन में जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है दैट इज़ 30.1 किलो कैलोरी पर मोल होती है। यानी कि इन दोनों के बीच में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का अंतर जो है वो है 2.7 किलो कैलोरी पर मोल। इसका मतलब क्या है कि प्रोपीन जो है वो एथीन के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होती है, और ज़्यादा स्टेबल क्योंकि हम जानते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या हीट ऑफ कंबशन जितनी कम होगी वो कंपाउंड उतना ही स्टेबल होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है प्रोपीन में वो किसके कारण है, वो है हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण, क्योंकि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है जो कि इसे स्टेबिलिटी देती है। नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज़ डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ मिथाइल ग्रुप।
उसको भी हम हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो टॉलुइन है, टॉलुइन में क्या हम जानते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव इफेक्ट आता है। तो ये दोनों इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा भी इसे समझाया जा सकता है। तो हम देखें, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण CH3 ग्रुप की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन को देने की। इसके कारण रिंग में जो है वो नेगेटिव चार्ज मूव करता है और ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण जो CH3 ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव इफेक्ट रखता है। इसे हम हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा भी समझा सकते हैं। ये जो नो बॉन्ड रेजोनेंस हो रहा है, जिसके कारण कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके कारण भी ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इस कारण से जो टॉलुइन है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस प्रदर्शित करती है। इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा भी। इसी तरह से डाइपोल मोमेंट पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन का प्रभाव पड़ता है। हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण क्या होता है, मॉलिक्यूल में चार्ज का डेवलपमेंट हो जाता है, जिससे कि मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट जो है वो प्रभावित होता है। जैसे कि हम देखें, एथीन में डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 डिबाई है, जबकि अगर प्रोपीन की बात करें तो ये 0.4 डिबाई हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर चार्ज का सेपरेशन होगा ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इस तरह से ये जो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी उसके द्वारा, जिसे कि हम हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा समझ सकते हैं, या हाइपर कॉन्जुगेशन का इन पर प्रभाव पड़ता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो कि आज हम पढ़ रहे हैं। आप लोग इसे वापस रिवाइज करिए और डिस्कस करिए। थैंक यू।